अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, आज के दिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का एक इंटरव्यू वॉइस ऑफ अमेरिका को जो उन्होंने दिया, जिसमें उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सवाल हुआ। चेयरमैन PTR इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो वो मुज़ाकराती सिलसिला चला रहे थे, उससे मुतालिक सवाल हुआ। तो उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने देनी है और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। चेयरमैन PTI के मामला अदालतों में हैं और अदालतों पर सदर मुमलिकत का भी यकीन है, जो कि अच्छी बात है। आज के दिन मौलाना फजल रहमान अलबत्ता नौशेरा में दायरों के सफ़र से तंग नज़र आए, परेशान नज़र आए, और वो कहते हैं कि बात माननी है नहीं माननी, कुछ इस तरह का कुछ उन्होंने बगावती मामला शुरू किया है। वो उसको भी देखेंगे, समझेंगे हो क्या रहा है। नवाज शरीफ साहब अपने फ्रंट पर मसरूफ़ हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेल मुलाकातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को आज उन्होंने क्रेडिट दिया कि डिफ़ॉल्ट से हमें बचा लिया, और अगर उनकी पॉलिसीज़ चलती जहाँ वो 2017 में रुके हुए हैं, अगर वो चलती तो आज डॉलर जो है वो 40-50 रुपए का होता। लेकिन ये सब कुछ कैसे होता? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो पुराने सियासतदान हैं, पुरानी सियासत है, इसका खात्मा होना चाहिए और आप मुझे मौका दें। मैं मुल्क का सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारिजा रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, और अगर किसी ने चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है, उससे बेहतर यह है कि मुझे बना दें, पहली बार बना दें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा लाडला अवाम का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बातों में एक बात जो आया है, वो जो उन्होंने कौमी असम्बली में भी कही थी कि इस तरह की सियासत ना करें कि जिससे मेरे लिए, मरियम के लिए मुश्किल हो। यानी वो पुराने बोसीदा सियासी निज़ाम से तंग हैं और नई सियासत चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नई सियासत की क्या तारीफ पेश करेंगे, और इस नई सियासत में मौरूसी सियासत का खात्मा क्या मुमकिन है या नहीं है, और पाकिस्तान के 45% नौजवान वोटर को इस वक्त नई सियासी क़यादत की कितनी ज़रूरत है, बल्कि नौजवान सियासी क़यादत की कितनी ज़रूरत है, इन सारे मामलात को जानेंगे, समझेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद है, लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इसार राना साहब, साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो लिंक पे हमें सना मिर्ज़ा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हसन अयूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा राना साहब आपसे इस सारे मामले को शुरू करना चाहता हूँ। यकीनी तौर पर इस पाकिस्तान में इस वक्त जो मौसम है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड, मेरा हिस्सा, आपका हिस्सा, अवामी मसाइल, मंशूर, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस वक्त एक नई डिबेट बिलावल भुट्टो ने शुरू की, हमने सोचा ज़रा उसको कुछ हिस्सा दिया जाए। यानी जो पुराने सियासतदान हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें अब रेस्ट देना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। अब इसे ज़रा डिकोड करें ज़रा बुनियादी तौर पर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो पुराने चेहरों से छुटकारा हासिल करने की बात कर रहे हैं, या पुराने चेहरों के साथ अगर मयार जुड़ा हुआ है तो नया जो बंदा आएगा वो कैसे मेक श्योर करेगा कि वो डिलीवर करे? क्योंकि चेहरे बदलने से क्या हम ये फिर सोच लें, समझ लें कि थर के बच्चे मरना बंद हो जाएंगे? या चेहरे बदलने की अगर डेफिनेशन ये है कि आप सिंध में कायम अली शाह साहब को लगाएं, फिर बार बार मुराद अली शाह साहब को लगाएं, तो अगर यही चेहरे बदलने हैं तो फिर हमने तो देख लिया बदले हुए चेहरे कैसे होते हैं। देखिए, 1990 से अगर हम शुरू करें ना, और अब तक 7 बार मियाँ बरादरान वज़ीर आला पंजाब रहे, 4 बार दोनों भाई मिला के वज़ीर आज़म रहे, यानी 11 बारी उन्होंने ली। 4 बार पीपल्स पार्टी ने बारी ली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से होकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के द्वार, फिर आसिफ अली जरदारी का। यानी कुल 15 पिछले अगर 35 साल हम देखें, 35-40 साल, तो 35-40 साल में जो टोटल बनती हैं वो 15 बारियां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ली। बीच में आप वो डिक्टेटर्स के वक्त निकाल दें तो यही दोनों पार्टियां रही, या केयरटेकर्स आए। तो अब बिलावल भुट्टो साहब, जैसे अभी आपने इंट्रो में भी कहा कि उन्होंने कौमी असम्बली में भी जरदारी साहब को, नवाशी साहब को कहा था कि आप मेरे और मरियम के रास्ते के कांटे साफ करें ताकि हम आगे चल के सियासत कर सकें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब एक नस्ल जिसने पाकिस्तान के ऊपर इक्तिदार के मज़े लूट लिए, अब उनकी अगली नस्ल ये कहती है कि अब हमारी बारी है, अब हमने पाकिस्तान के ऊपर रूल करना है। यानी पाकिस्तान में और कोई रहा ही नहीं है। इन 2 ख़ानदान के अलावा तो पाकिस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई टैलेंटेड नौजवान ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई तालीम याफ्ता नौजवान नहीं है पाकिस्तान में, ब्रेन ख़त्म हो गए सब। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का फ्यूचर है या मरियम नवाज पाकिस्तान का फ्यूचर है? तो मेरा सवाल ये है कि ये आज पाकिस्तान IMF से $60 करोड़ की हमें वो मिली, $70 करोड़ की, तो हम छलांगे मार रहे हैं
और हम कह रहे हैं कि देखें कितना बड़ा काम किया है नून लीग ने या निगरानों ने, कि हमने इमरान खान ने जो सिलसिला तोड़ा था हमने वो करके, तो क्या एक एटमी मुल्क और दुनिया की 10 बड़ी अक़वाम में से एक मुल्क को इस बात पे फख्र करना चाहिए कि हमने IMF से पैसे लेने में कामयाब हो गए? या इस बात पे शर्मिंदगी से सर झुकाना चाहिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, उनके पास बिलियन डॉलर्स उनके खजानों में मौजूद हैं, और उसके बाद वो तवक्को ये कर रहे हैं कि IMF से मिलके नए टैक्सेस लगा के हम ये पूरा करें। अगर इतने ही आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह तो क्यों नहीं लेके आते दौलत भाई, पाकिस्तान में लाके क्यों नहीं देते? आप किस मुंह से दुनिया को ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें जब खुद अपने पैसे ले जाके बाहर इन्वेस्ट करते हैं आप? तो ये बिलावल भुट्टो हो, वो मरियम हो, मैं ये समझता हूं कि ये वो तो अल्लाह भला करे, ये राम बलराम की जोड़ी को वो गब्बर आ गया तो ये फिर जनाब अली इकट्ठे हो गए, नहीं तो ये इनके टोपी ड्रामा चलते ही रहना था। और अब भी मेरी बात लिख लें कि ये इंतखाबात होंगे तो होने के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी नई PDM टाइप की, ये दोनों इकट्ठे ही होंगे। अच्छा, करण अर्जुन की जोड़ी हमेशा इकट्ठी रहेगी। हाँ, अगर कहीं बाहर गब्बर आ जाता है तो फिर ये भाग के, जिसे कहते हैं ना, अभी तो ये लड़ाइयां कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये फिर एक जगह बैठ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान को जो लूटने का तरीका है, ये पिछले 35-40 1981 से लेके एक मिनट और दूंगा। आज चैम्बर में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी पॉलिसियां लेके भारत जो है वो कामयाब हो गया। ओ भाई, 1981 के 90 के अंदर नरसिम्हा राव ने जब $2 बिलियन लिए IMF से, और उसके बाद इंडिया जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, उन्होंने ऐसी पॉलिसी लेके आए कि इंडिया आज 700 प्लस अरब डॉलर की इकोनॉमी लेके बैठा हुआ है। और आपको लॉन्च किया इस्टेब्लिशमेंट ने उस टाइम, और आप कहते हैं कि हमसे सीखा, आपका उनसे सीख लेते, पाकिस्तान को 9 दफा पीपल्स पार्टी के दौर में और 4 दफा नून लीग के दौर में ना जाना पड़ता। आपने उठाया राना साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौरूसियत, जैसे मैंने भी अपने इब्तिदाई में जिक्र किया। सना मिर्जा साहब, आपकी तरफ इसको जरा इसी पॉइंट को लेकर आ जाते हैं। ये जो मौरूसियत है, यानी बुजुर्ग सियासतदानों को आराम का मशवरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे रहे हैं, और उस आराम के मशवरे को राना साहब ने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन क्या इस आराम में वो जो मौरूसियत है उसको भी कोई आराम मिलेगा? या मौरूसियत कैसे नए चेहरों को, नए निज़ाम को या नई एनर्जी सिनर्जी को मुतासर नहीं करेगी? क्योंकि ये इक्वल बर्डन है ना हम पर, हम सब पर, हमारी सियासत पर, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बहुत शुक्रिया उबैद आपका। देखिए, मुझे नहीं पता कि वक्त मेरे पास कितना है, तो मैं अपनी तकरीर थोड़ी मुख्तसर ही रखूंगी, लेकिन बात असल में ये है, इसार भाई ने बिल्कुल सही डिफाइन किया कि ये सब कुछ होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने जो बात की है ना, उनको अपना मुंह टर्न करके जरदारी साहब की तरफ ये गुफ्तगू करनी चाहिए थी, क्योंकि जो मोरूसी सियासत है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी में बेनजीर भुट्टो साहिबा के शहीद होने के बाद हाईजैक करके ये कोशिश की गई कि उस पीपल्स पार्टी को बजाय इसके कि भुट्टोइज्म बल्कि जरदारीइज्म के ऊपर चलाया जाए, इस कोशिश में बड़ी हद तक जरदारी साहब कामयाब हुए। मैं तो ना पीपल्स पार्टी की नाक़िद हूं, ना ही मैं उनकी कोई बहुत बड़ी फॉलोअर हूं, लेकिन हकीकत यह है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, ये मुस्लिम लीग नून किस तरह बनी है, ये मुस्लिम लीग काफ किस तरह बनी है और आज तक किस तरह चलाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज सिर्फ यह है कि वो मोरूसियत से नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि जब उसकी इब्तिदा की गई थी तो किस बुनियाद के ऊपर की गई थी। वो जो बानी अराकीन थे वो आज कहां है, किस खेत की मूली दस्तयाब है वो, ये मुझे फरमा दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जिस तरीके से इलेक्टेबल्स ने हाईजैक किया, इस्तेमाल किया और अपना मफाद पूरा होने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया, वो भी हमारे सामने है। तो पहले तो मेरा मकसद ये है सिर्फ कहने का कि जो हमारी सियासी लीडरशिप है, इसको एक बड़ा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर दफना देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम बहुत अरसे से ये डिबेट कर रहे हैं कि जी हमारी लीडरशिप क्या करे, एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे पांव में बेड़ियां बांधी हुई होती है। तो मेरा सवाल यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के पैरों में बैठता कौन है? यही सियासतदान बैठते हैं। यही मुस्लिम लीग नून थी, किस तरीके से आगे चल के आई, यही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, किस तरीके से इख्तिदार की जंग में। ये जो आज बाप पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये जो MQM है, ये मुस्लिम लीग नून से आखिर हाथ क्यों मिला रही है? फिर हम घूम फिर के इन्हीं जमातों को वोट भी देते हैं, और अगर हम मुनसिफाना वोट दे भी दें तो फिर वो डब्बा जो है, वो ठप्पा वो कहीं के कहीं चला जाता है, ना वो डब्बे से ठप्पा निकल पाता है और ना ही वो डब्बा इख्तिदार के ऐवानों में किसी सियासतदान को पहुंचा पाता है। तो पहले तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर हम दूर ना भी जाएं, हम यूरोप अमेरिका की बात ना भी करें, तो कम से कम हमें भारत से ही कुछ सबक सीख लेना चाहिए। हमारे यहाँ
ना तो इलेक्शन कभी मुनसिफाना हुए अदर देन 70s के जो एक इलेक्शन, वाहिद इलेक्शन हुए थे जिसमें आप कह सकते हैं कि आवाम ने किसी हद तक जो वोट दिया वो वोट सामने आया और उसमें भी कुछ सवालात हैं। तो आई थिंक हमें ये डिबेट अब करनी नहीं चाहिए, हमें एक टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारे सियासतदानों की डोमेन क्या है। अब मोरूसियत की तरफ मैं सिर्फ आपको एक मुख्तसर पॉइंट जरूर कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक किस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी पनप सकती है, वो इक्का दुक्का घूम फिर के जमाते इस्लामी के हक में आ जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं जमाते इस्लामी को वोट कितना पड़ता है? हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की सतह पर देखते हैं कि ये जमात स्ट्रांग है, लेकिन जब डिलीवरेंस की बात आती है तो उस जगह के ऊपर ये नजर ही नहीं आती है। जब किसी चीज के ऊपर किसी वाजे मौकफ की बात आती है तो उस जगह पर जमाते इस्लामी में नजर नहीं आती है। लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म जमाते इस्लामी के ऊपर नहीं है, बात यह है कि हमारे सियासतदान और वो लीडरशिप आखिर डिसीजंस किसकी बिना पर कर रही है। बिलावल साहब को आपने पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया, लेकिन आपने पार्टी की बागडोर जरदारी साहब के हाथ में रखी। वो डंडे से मुस्लिम लीग नून को हाँकते हैं और ये कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। पीछे से जरदारी साहब कहते हैं कि जी हम चाहेंगे तो पंजाब से सदर आएगा, हम चाहेंगे तो फलां से जगह से वजीर आजम आएगा। मेरा ख्याल है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, और मैं इसार भाई की इस बात से 100% अग्रीड हूं कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद यही पीपल्स पार्टी होगी, यही मुस्लिम लीग नून होगी, दोनों हाथ से हाथ जोड़े खड़े होंगे। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं लास्ट पॉइंट सिर्फ कहना चाहूंगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी होगी? जेयूआईफे और उनकी लीडरशिप के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बात करती थी? वो क्या करने के लिए गए थे उनके घर पे? और जब उनके वीडियोज और तस्वीर आई तो उन्होंने कहा जी ये तो नहीं होना चाहिए था हमारे साथ। ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारी लीडरशिप को अगर इदारों को बाहर निकालना है सियासत से तो एक टेबल पर आना पड़ेगा। सियासी अशराफिया को कम से कम एक पेज पर आ जाना चाहिए और फिर अपने मामलात को रमूज औकाफ तय कर लें। खैर हसन भाई, आपकी तरफ आते हुए ये मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। मरूसियत की मुख्तलिफ डेफिनेशंस भी हैं, मरूसियत से छुटकारा किस तरह पाना, ये मामला है। गैलप का जो सर्वे है उसके मुताबिक जो हमारे वोटर हैं 18 से 35 साल के, उनका जो बनता है अदद वो कुल वोटर्स का 45% है। अब इस सारी सूरत हाल में मसला ये कि इस 45 को लुभाने के लिए या इंगेज करने के लिए कोई कहता है जी आप मुझसे लैपटॉप ले लो, कोई कहता है तुम मेरे टाइगर हो, कोई कहता है मैं तुम्हारी एज का बंदा हूं मुझे वजीर आजम बना दो। अब इस सारे मसले में मसला ये है कि 45% का प्रॉब्लम तो ये हो सकता है कि वजीर आजम उसकी एज का होना चाहिए, लेकिन पूरे के पूरे 100% का मसला इस वक्त महंगाई है, मईशत है, तिजारत है, तवानाई है। तो मसला फिर 100% का केटर करना है या 45% से हम काम चला लें? नहीं, बात यह है कि एक तो गैलप का जो सर्वे है, मैं सर्वे को नहीं मानता। अच्छा। और जो गैलप पाकिस्तान है ये इंटरनेशनल चैप्टर इसको ओन नहीं करता। एक दिन वो एक अपना सर्वे दे रहे होती हैं, दूसरे दिन वो और कर रहे हैं, उनकी सैम्पलिंग क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो मैं तो इससे मुतमईन नहीं हूँ, ये मेरी राय है, आपका इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, देखिए मॉरिशस सियासत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यानी आप हिंदुस्तान में चले जाएं, आप बांग्लादेश में चले जाएं, आप इवन अमेरिका में चले जाएं, और अमेरिका में भी जो बुश फैमिली है आप देख लें कि वहाँ पर भी इसी तरह सियासतदान जो है उनकी औलाद भी सियासत में आती है। यानी इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन जाए तो उसमें क्या खराबी है, वकील का बेटा वकील बन जाए तो क्या खराबी है? खराबी है वहाँ पर जब आपने डिलीवर करना है और जो आपने अवाम की मुश्किलात दूर करनी है, जो वादे करने हैं, जो मैनिफेस्टो अवाम को देना है, आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है, वहाँ पर जो है वो डिलीवरी नहीं होती। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए, अवाम को बताया, वादे किए, फिर वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। और ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है कि किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी भी नहीं की। तो इसमें भी यानी आप इख्तलाफ तो नहीं कर सकते, किसी को जुडिशरी ने बाहर कर दिया तो किसी को मार्शल ने बाहर कर दिया और किसी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने बाहर कर दिया। जो मेरे ख्याल से एक वाहिद तरीका है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आईनी तरीका है, वो रिमूवल है। वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनको रिमूव किया और उनको एक डेमोक्रेटिक तरीके से वोट आउट किया पार्लियामेंट ने। और पार्लियामेंट ही बेसिकली अवाम मुंतखब करते हैं पार्लियामेंट के नुमाइंदों को, और उन्हीं का ये इस्तेकाक बनता है कि वो किसको वोट दें और किसको अपना लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करें। अब अगली बात करें जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, तो लाडले वो अच्छे हैं कि वो आज के दिन भी नाअहल हैं। नवाज शरीफ साहब की अभी अपील्स जो है वो लगनी है ट्यूसडे को, आइंदा जो ट्यूसडे है उस दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उसकी समाअत होनी है। अब केस के मेरिट के ऊपर जो है वो अपील्स को सुनेगी इस्लामाबाद हाईकोर्ट, और एक जज नहीं है वो डीबी सुनेगी, यानी चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस जो है वो एक जस्टिस और भी हैं, मेरे ख्याल से जस्टिस गुल हसन जो है वो मेरे ख्याल से उस बेंच का हिस्सा है। अब अगली बात सुने जी, अब नवाज शरीफ साहब को अगर अच्छे लाडले हैं
कि वो अभी 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 तक नाअहल हैं, और इसके अलावा वो आते साथ ही उन्होंने आराम नहीं किया। 21 अक्टूबर के जलसे के बाद उन्होंने जो है वो अपनी पूरी कोशिशें शुरू की हुई हैं ताकि वो अपनी जमात को कामयाब बना सकें। तो अगर तो कोई प्री पोल रिगिंग की किसी के पास कोई चीज़ है, निशानदेही वो कर सकते हैं, तो फिर तो उनको ज़रूर करनी चाहिए। और अगर वो निशानदेही नहीं कर सकते तो सिर्फ इस बात को पोल्यूट करने के लिए कि अगर, क्योंकि इस वक्त मैदान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, और पंजाब के अंदर जो कंपेटिटर जमात थी मुस्लिम लीग नवाज की, वो पीटीआई थी। तो पीटीआई की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की लीडरशिप की एब्सेंस के अंदर जो मुस्लिम लीग नवाज है उसके लिए रास्ता बड़ा क्लियर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है पंजाब के अंदर, और ना ही मेरे ख्याल से कि पंजाब की जो कौमी असम्बली की 147 नशिस्तें हैं उन तमाम के ऊपर इवन की पीपल्स पार्टी के पास उम्मीदवार है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बिलावल साहब का ये कह देना कि अगला वज़ीर आज़म जाला होगा या अगला वज़ीर आज़म जो है वो आप नौजवान को मौका दें, तो ये सिर्फ सियासी बयानात हैं, अपने वोटर जो अपने सपोर्टर की हौसला अफजाई है, इसके सिवा कुछ नहीं। उनको दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बन रही है, और वो वक्त से पहले ही उस विक्ट्री को पोल्यूट करना चाह रहे हैं ताकि वो कल ये कह सकें, मैं तो पहले कह रहा था इलेक्शन से पहले कि जी नवाज शरीफ के लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की गई है और हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आपके उम्मीदवारों ने पंजाब के अंदर भी इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो मोहतरम आप उसकी निशानदेही करें और मार्क करें। मैं 3 दिन पहले की बात है, सीपीओ रावलपिंडी के पास गया था अपने किसी जाती काम से। वहां पर सरदार सलीम हैदर साहब जो कि फतेहजंग से इनके एमएनए भी रह चुके हैं, अटक बनता है जिला, वो वाहिद जो है वो पॉलिटिशियन मैंने उस ऑफिस में देखे, और 6 के साथ उनके पास चिट्स थी, वो सारा का सारा वो काम कराए और उसी तरीके से उनके तमाम के तमाम काम हुए, बड़ी रिस्पेक्ट मिली। तो फिर क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, यानी थाना कचहरी होती है ना पाकिस्तान की सियासत। तो जो पुलिस के डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा जी पब्लिक ऑफिस है। मैं हंसा भी कि मैंने कहा पीपल्स पार्टी वाले तो गिला करते हैं कि हमारे लिए जो है वो इस टाइम तासुब है जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का। और कैसी खूबसूरत बात है जमहूरियत की, यही सियासतदान आए थे मेरे पास जिनके सारे काम मैंने कर। किसी का काम हो जाना हमारे लिए कैसी अच्छी बात है कि हम उसको डिस्कस भी करें, हालांकि सरकारी ऑफिस का काम ही यही है कि वहां लोगों के काम हो। खैर, अमीर अब्बास साहब ने तमाम लोगों की ये होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि थाना कचहरी की पॉलिटिक्स है ना उबैद। आप मेरी बात सुने, पंजाब की जो सियासत है वो थाने और कचहरी की सियासत है, और अगर थाने में आपका काम हो रहा हो तो आपका 80% काम हो गया है। हमारे देहातों के अंदर जिसके पास चौकी है उसी की हुकूमत है। अमीर अब्बास साहब, ये हसन भाई की राय है, लेकिन मैं जाहिर है आपके एक तो सब्र की दाद देता हूं कि आपने तमाम लोगों की बारी मुकम्मल होने का इंतजार किया, बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये, चलें अब हम ज़रा मामलात को अज्यूम कर लेते हैं ना कि कौम ने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात मान ली। 8 फरवरी 2024 के दिन लोगों ने कहा जी हमें वज़ीर आज़म चाहिए, तो चाहिए ऐसा जो हमारी एज ग्रुप का हो, नौजवान हो और वगैरह वगैरह। अब मुझे समझना ये है कि वो जो नया वज़ीर आज़म है या पहली बार जो वज़ीर आज़म बन रहा है वो काम कैसे अवॉइड करेगा जो एक शख्स दोबारा इख्तिदार में आने के लिए लेट से दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए कर रहा है या चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए कर रहा है। क्योंकि इसमें ये भी एक चीज़ है, चलें इसको भी देख लें कि क्या जो निज़ाम है वो बिलावल को सिर्फ इसलिए छोड़ देगा कि वो पहली बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं और वो चौथी बार वाले के साथ ज़्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, यानी मोहब्बत से मुराद यहाँ पे वही है जो आप समझ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि नए के लिए कुछ ट्रीटमेंट अलग होगा और नया कुछ नया करके इख्तिदार में आएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बिलावल साहब खुर्शीद शाह साहब को देखें और बताएं कि वो क्या नौजवान हैं। कितनी दफ़ा खुर्शीद शाह साहब ने और कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना है। यूसुफ रजा गिलानी 80 के अवाइल से चले आ रहे हैं, कितनी दफ़ा और यूसुफ रजा गिलानी को टिकट मिलना चाहिए। क्या यूसुफ रजा गिलानी कोई बांकरपन है उनमें, कोई नौजवान है, खलंडरापन है उनमें। खुद आसिफ अली जरदारी साहब, वो क्या 35-36 साल का कोई नौजवान है आसिफ अली जरदारी। रजा रब्बानी, कितनी दफा वो लंबी लिस्ट है, ताज हैदर, लंबी फहरिस्त है। कितनी दफा ये लोग आके जमहूरियत की गर्दान सुबह शाम जमहूरियत की यखनी लोगों को पिलाएंगे। तो बिलावल साहब के पास चूंकि कारकर्दगी दिखाने को नहीं थी, इसलिए अब उनके पास एक ही मिन्नत तरला था कि भाई मेरा यही क्रेडेंशियल है कि मैं सबसे छोटा हूं और मुझे आजमाया नहीं गया, लिहाजा मुझे आजमा लें। 15 साल उनके पास हुकूमत रही सिंध में, जो कि अनइंटरप्टेड और कंसेक्यूटिव। अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव का मतलब यह कि 15 साल दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर किसी एक जमात की 15 साल मुसलसल हुकूमत का
अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी शामिल हो गई हो। पाकिस्तान में ये एजाज किसी और जमात के पास नहीं है। और इन 15 सालों में इनके पास 6.5 साल की फेडरल गवर्नमेंट भी थी, और इन 15 सालों में इनके पास 12-13 साल का वो अरसा भी था जब ये 18वीं तरमीम के जरिए से बहुत सारे सूबाई इख्तियारात भी हासिल कर चुके थे। तो इसके बावजूद आज उनके पास अगर लोगों को बताने के लिए ये है कि फलां 4 दफा का वज़ीर आज़म है और फलां को दूसरी दफा मत बनाएं, जो इशारा उनका इमरान खान की तरफ था, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा कोई क्रेडिट है जिसकी बुनियाद पर वो लोगों से वोट मांग सकते हैं। जो कुछ वो दिखा सकते थे सिंध में करके दिखाना, वो नहीं दिखा सके। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है। आप दाखिल हो जाएं यहां से सादकाबाद से ढेर की घोटकी वाली तरफ से, या आप दाखिल हो कश्मीर और शिकारपुर की तरफ से, और आपको एक बड़ा वाज़ेह फर्क महसूस होगा पंजाब के अवाम में और सिंध के अवाम में। ऐसा नहीं कि कोई पंजाब के अवाम को बहुत यूरोप की तर्ज की जिंदगी गुजारे, लेकिन निस्बतन अगर हम अपने ही मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों का मवाजना करें, उनके रहन सहन का, उनकी तर्ज जिंदगी का या उनकी सहूलियात का, तो आपको एक वाज़ेह फर्क मिलेगा कि सिंध का आम आदमी, हाँ, सिंध का जो वडेरा जो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, ये पीपल्स पार्टी का फाइनेंसर है, ये पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, उसकी तर्ज जिंदगी कुछ और है। इनके घरों में तो बंकर्स बने हुए हैं। आप आम आदमी की जिंदगी अगर देखें, आप किसी आम सिंध के आदमी का हाथ पकड़े अपने हाथों में, आपको महसूस होगा उसके हाथों में खुरदरापन। आप उसके चेहरे पर आपको उसकी वो झुर्रियां महसूस होंगी जो ये बता रही हैं कि ये मकदूर है इस बात का कि ये मकहूर रहेगा सारी जिंदगी इसी तरह से। ये 2 पुश्तों से इसी तरह चला आ रहा है जब से ये जमात बार बार इक़्तिदार में आ रही है, और शायद आगे भी एक लामतनाई सिलसिला है इसकी पुश्तों का जिन्होंने इसी तरह की जिंदगी गुजारनी। बिलावल तो देखें ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए थे, एक क्लीन स्लेट की तरह थे। आज भी वो नौजवान, 34 साल उनकी एज है। एक बड़ी माँ का बेटा और एक बड़े नाना का नवासा। मैं तो एक्सपेक्ट करता था कि वो या तो सियासत में, वैसे ये भी एक इस पे भी कभी आप बात करें, नाहिद खान को बुलाएं, डॉक्टर सफदर अब्बासी को बुलाएं। मोहतरमा की वसीयत थी कि वो अपने बच्चों को सियासत पे नहीं आने देना चाहती थी। वो जरदारी साहब को भी सियासत पे नहीं आने देना चाहती थी। और नाहिद खान जो सबसे करीब तरीन थी मोहतरमा की, वो इस बात की गवाही देंगी आपके सामने कि मोहतरमा तो चाहती भी नहीं थी कि बिलावल सियासत में। ये बिल भी जो आ गई मोहतरमा की वसीयत, वो भी एक सवालिया निशान है कि वो कैसे और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो जितना मौका मिला बिलावल साहब को 15 साल में, हाँ, अगर वो परफॉर्म करते, वो डिलीवर करते। आप देखें ना, सुल्तान काबूस, उसने अपने बाप का तख्ता उलट दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसका बाप ओमान को पसमानदा रखना चाहता था, और उसने खुद आके वहां पे वो हुक्मरान बना, और आज ओमान मिडिल ईस्ट में एक इंसानी मुआवजे के तौर पे सामने खड़ा। तो या तो बिलावल साहब पर स्टैंड लेते। ये कोई प्रिविलेज नहीं है। अगर आप सियासत में आ रहे हैं और आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करना चाहते हैं तो यू आर कस्टोडियन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। आप उसके जवाब नहीं पेश कर सकते कि मेरा वालिद नहीं करने दे रहा था, या मेरी जो है वो अदी नहीं करने दे रही थी, या मेरा फलानी करने दे रहा था, या आप सियासत में आते नहीं। और अगर आप आ गए थे आज से 13-14 साल पहले सियासत में, तो फिर आपको पार्टी को और अपने सिंध की गवर्नेंस को ऑन करना चाहिए था। आपके पास पूरा सूबा था ना, आप वहां बैठ के जो आपने जन्नत बनानी थी, नहरें बहानी थी दूध की, और जो आपने वहां पे गुलकंद खिलाने थे, आप खिला लेते वहां पे। आप तो यहाँ बैठ के पहले अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। अमीर भाई, आप नहीं मानते इन बातों को? जी, वो रेडी वाले के अकाउंट में बात है। वो जो जी वो जो स्कैंडल पूरा जाली अकाउंट्स वाला, मनी लॉन्ड्रिंग का और जाली बैंक पूरा का पूरा बना के, और वो स्कैंडल, वो भी माशाल्लाह फिर ये नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी की पीडीएम बना के, और वो सारे केसेस खत्म कर दिए गए। उन्होंने इनके खत्म कर दिए, जिसे कहते हैं यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। और अभी ये जो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें। हम तो जब ये इकट्ठे हुए थे 16 माह पहले, हमने उस वक्त बता दिया था कि ये सिर्फ ये रोमांस, ये लव एंड हेट रिलेशन है। ये सिर्फ उस वक्त तक था जब तक इमरान खान को निकाल दिया धक्के मार के, उनका, और जब तक इनका एक ही गोल था। वापस ऐसे ही बाहर निकलेंगे, फिर एक दूसरे के गले पड़े। हाँ, राना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, अब मुझे एक ब्रेक, वक्फा शामिल करना है प्रोग्राम में। एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर इस डिस्कशन को हम आगे लेके चलते हैं एक नए पहलू पे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जो मेरे मौजूद मेहमान हैं वो मंशूर और परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, तो इससे हमने सोचा कि ज़रा डिस्कशन को
किसी और तरफ ले जाया जाए। ये मंशूर, ये नारे, ये वादे, ये दावे, ये बेसिकली ख्वाब हैं। ये ख्वाब आपको सियासतदान दिखाते हैं और आप अवाम, मैं, हम इसे ख़रीदते हैं, हम इसके ख़रीदार हैं। अब ये ख्वाब दिखाने वाला एक और शख्स है, इसकी आबियारी करने वाला एक और शख्स है, इसको ख़रीदने वाला एक और शख्स है, और फिर इस दरख्त को, जब ये तनावर दरख्त बनता तो नहीं है, खैर बनने से बहुत पहले ही इसको काट दिया जाता है, ये एक और शख्स है। ये तमाम अफराद मिलके आपको और मुझे फ़ेल करते हैं, ख़ुद हम भी खुद को फेल करते हैं। अब ये ख्वाब दिखाने वालों से हमने कैसे निपटना है, और ये ख्वाब हमें हर बार बेचे क्यों जाते हैं और हम ख़रीदते क्यों हैं, ज़रा इसको अब मैं चाहूँगा कि पैनल डिस्कशन को इस तरफ ले जाते हैं। राना साहब, आपकी तवज्जो चाहिए सर। बुनियादी तौर पर सिलसिला है ख्वाबों का, और उसके बाद सिलसिला है सियासी अहदाफ का। अब ख्वाब ये दिखाया जाता है मुझे कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं यूनिवर्सिटीज़ बनाऊँगा, मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाऊँगा, मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता फलता फूलता नज़र आएगा। लेकिन जब मैं इक़्तिदार में आ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे जेलों से एसी उतरवा दूंगा, मैं तुम्हें खाना नहीं खाने दूंगा। दूसरे आ जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमने देखें एसी तो नहीं उतरवाया लेकिन ये बाहर निकल कर दिखाया, हमने इसको पकड़ा हुआ है। तो हम बेसिकली ख्वाब बेचकर इक़्तिदार में आके अपने सियासी आदाब, बेसिकली सियासी इंतकाम के चक्कर में गुम हो जाते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अलग कैसे करें? देखें, वो एक शेर है, कस्में रस्में प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या। तो ये सियासतदान जो हैं, मुझे तो हंसी इस बात पे आती है कि हमारी सियासी जमातों का कुछ सियासी मंशूर भी होता है। मैं तो इस बात पे बहुत हैरान होता हूँ। होता है। और अभी मैं पढ़ रहा था कि वो सदीकी साहब की सरबराही में नून लीग ने मंशूर कमेटी बना दी है, जो तो पाकिस्तान की एक ऐसी जमात जो पीछे 40 साल से इंतखाबात लड़ रही है, उसे यही नहीं पता कि मंशूर पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है। और अभी फिर एक नई कमेटी बनाई है, उस पर फिर 10 बंदे और डाल दिए। अप टू डेट मंशूर बना। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था अप टू डेट मंशूर, अगर पाकिस्तान के मसाइल जो है अप टू डेट हो जाते। अगर मसले वहीं खड़े हैं तो आप कौन सा नया मंशूर लेके आएंगे और कौन से मंशूर की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो अभी मैं हसन भाई से मैं इस्लामाबाद गया ना, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इनसे मिलूं और इनके कप चाय पीऊँ, क्योंकि मैंने ना, मुझे एक अरसे से ख्वाहिश थी कि कोई मैं सादा मिजाज आदमी देखूं, और वो इतने सादा मिजाज हैं कि वो कह रहे हैं कि बताएं नवाज शरीफ को कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, अभी उनके ऊपर वो नाअहली कायम है। तो मैंने कहा मैं उनसे पूछूं कि जब एक बंदे को व्हील चेयर के ऊपर बुला के कहा जाता है कि बायोमेट्रिक अदालत में होगा, और एक को एयरपोर्ट भेज के बायोमेट्रिक कराया जाता है, तो वो हैरत है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये मतलब और किस चीज़ को और क्या अहदे वफा होते हैं। तो मुझे बड़ी ख्वाहिश है हसन भाई से ज़रूर मिलूँ। और दूसरी चीज़ ये कि देखें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के मसाइल, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अवैध जी, आप उस कर्ब को समझ सकते हो जो बिजली जाने से तुम्हारे छोटे भाई को गर्मी के अंदर रोते हुए हो सकता है। उस कर्ब को मैं समझ सकता हूँ कि मेरे बच्चों ने तालीम हासिल करने के बाद जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती और वो शाम को मुंह लटका के घर आते हैं तो एक बाप पे क्या गुजरती है। उस तकलीफ को मैं जानता हूं, जिसके अंदर एक माँ अपने बच्चे को जब दूध नहीं दे पाती ना बाजार से खरीद के, और वो फिर उसको बहलाने की कोशिश कर। इनका क्या ताल्लुक है यार इन सारे मसाइल से? इन्हें क्या पता मंशूर क्या है, टपकती छत क्या है, इन्हें क्या पता रोते हुए लोग क्या हैं, इन्हें क्या पता खून उगलते थूकते मरते खुदकशियां करते हुए लोग क्या हैं। इन्होंने खाक मंशूर बनाना है। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि इंसान के, पाकिस्तानी अवाम के मसाइल क्या है। अभी 1.5 रुपया बिजली का फिर बढ़ गया, 3.5 रुपये आटे के ऊपर बढ़ गए। तुम्हें क्या पता कि 1 किलो आटे के ऊपर 3 रुपये बढ़ने से क्या तकलीफ होती है। हमें ड्रामेबाजियां, किताबें छाप लो, मंशूर छाप लिया, मंशूर, मैं कसम खा के कहता हूं कि ये मंशूर खुद नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने कभी नहीं पढ़ा होगा जो ये अवाम को पेश करेंगे। आप एक ड्रामेबाजी करते हैं, मंशूर बनाते हैं, पेश कर देते हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर देखे ना, बिलावल हो, मरियम हो, कोई भी हो, ये इन लोगों को जब ये नहीं पता कि टमाटर किलो के हिसाब से मिलते हैं या दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, और पेट्रोल पंपों पर गैसोलीन मिलती है या क्या मिलती है, आपको अवाम के पता ही नहीं है मसाइल का। यार तो आपने मंशूर क्या खाक बनाने भाई, ये एक रंगबाजी है। आपकी वो है मजबूरी है कि आपने वो किताब से तकसीम करने लोगों में। यही वजह है कि फिर बाद में जब इख्तिदार में आते हैं तो उस पर अमल भी कोई नहीं होता। मैं ज़रा सना साहब आपकी तरफ आता हूँ। इसमें बुनियादी तौर पर जो ख्वाबों की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने राना साहब से पूछा, अब ख्वाब बेचना या ये इस तरह की कार्रवाई डालना, मैं उसे कार्रवाई कह लेता हूँ, चलें, ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें एक मसला है
इन ख्वाबों की ताबीर के लिए जो वक्त दरकार होता है, यानी जो मुझे 8 फरवरी 2024 से पहले ख्वाब बेचे जाएंगे, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए पूरा वक्त दरकार है, 5 साल का वो वादा करके जाते हैं, अब वो वक्त ही नहीं मिलता। आप समझते हैं कि अगर वक्त मिले तो ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकते हैं, इनकी कोई तकमील हो सकती है, या इतना भी पोटेंशियल नहीं है कि ये भी नहीं कर सकती हमारी सियासी अशराफिया? देखिए, मेरा ख्याल है करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम, पाकिस्तानी इंसान होने की हैसियत से भी, शहरी होने की हैसियत से भी, और हमारे सियासतदान होने की हैसियत से भी। आपको याद होगा जब ट्रंप पहली मर्तबा हुकूमत में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो मेरे मुल्क में दूसरे मुल्कों के लोग रह रहे हैं कानूनी या गैर कानूनी तौर पे, मैं उन सबको बाहर निकालूंगा, ये मुल्क सिर्फ अमेरिका का है। उस पूरी गुफ्तगू का लुबे लुबाब जो था, उन्होंने वो पूरा करने की कोशिश भी की। उस जमाने में इमिग्रेशन के हवाले से भी और वहां पर मौजूद लोगों के हवाले से बड़े सख्त फैसले भी किए गए, इसके ऊपर उनके ऊपर तनकीद भी की गई। लेकिन वो उनकी जो बड़ा सा एक मंशूर था, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू था जिसपे उन्होंने अमल करने की कोशिश की। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स थे। तो ऐसा जरूर होता है कि अवाम को किसी न किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना होता है, और उसके लिए आप मंशूर बनाते हैं या फिर आप अपना पॉलिसी एजेंडा देते हैं। इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब आई थी, उन्होंने कहा था हम 50 लाख जो है वो घर बनाएंगे, हम 2 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन बात यह है कि जब आपने उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जांचा तो उसमें से कोई भी चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। फिर अगर हम नून लीग की हुकूमत में आए, उनका भी यकीनन कोई ना कोई मंशूर था, लेकिन उन मंशूरों के ऊपर कितना अमल हुआ? वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की तरक्की में जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए, लेकिन उनके जमाने में भी रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। उससे पहले अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाएं तो वो ये रोना रोते हैं कि जी हमें तो बड़े लंबे आमराना दौर के बाद जमहूरियत मिली थी और अभी हम उसको गोद में खिला ही रहे थे कि हमारा टाइम खत्म हो गया। तो आई थिंक हमें भी ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी करप्शन की, उतनी नाअहली नून लीग की हुकूमत में भी हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने बुलंदो बांग दावे किए, उसका इन रियलिटी उनके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। ना उनके पास अच्छे प्लानर्स थे और ना उनके पास अच्छे एग्जीक्यूटर्स थे। लेकिन आई थिंक मैं फिर उसी बात की तरफ आऊंगी कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत सालों से एक ऐसे फेज से गुजर रही है। किसी पैनलिस्ट ने आपके बिल्कुल ठीक बात की कि हमें 5 साल तो मिलने चाहिए। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि आप 5 साल एक हुकूमत को दें, एक पॉलिटिकल पार्टी को दें। अगर वो नाकाम होती है तो उसको अवाम खुद रिजेक्ट कर देंगे, अगली पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद ही पिक एंड चूज करते रहेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा सिंपैथी वोट लेती रहेगी कि देखिए हम तो करना चाहते थे लेकिन हमें करने नहीं दिया गया। नून लीग की हुकूमत को जब खत्म किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके तमाम रनिंग प्रोजेक्ट्स को सीज कर दिया था, फ्रीज कर दिया था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो आपने उनके प्रोजेक्ट्स के साथ यही किया। इसमें अल्टीमेटली नुकसान वो हुआ जो कि तमाम इन्वेस्टमेंट्स उन प्रोजेक्ट्स में लगाई गई थी, या फिर नुकसान उन लोगों का हुआ जो कि जिनके फायदे में वो मंसूबे थे। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नाअहल हैं, उसमें कुछ अच्छे दिमाग भी हैं जो कि लोकल ग्रास रूट लेवल के ऊपर बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन आप उनको खुदारा मौका दें, उनको रिसोर्सेज दें। देख लेते हैं आपकी बार कितना मौका मिलता है। आपने हसन अयूब साहब की बात की, मैं जरा इसी नुक्ते को ना हसन अयूब साहब की तरफ ले। हसन साहब, मामला बड़ा सादा, सिंपल और आसान है। एक ख्वाब वो है जो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। एक ख्वाब ये है जो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बहनी चाहिए, पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में कोई किसी को गाली ना दे। ये मेरा ख्वाब है, मैं वोटर हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। एक ख्वाब वो है जो मुझे दिया जा रहा है। अब वो दिया जा रहा है, इसे आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये नाअहल हैं, या कोई आके कहता है ये देखो ये 9 मई का वाक़या आपने देखा है। अब ये जो ख्वाब देने का सिलसिला है, कहीं ये तो रुकावट नहीं बनता कि जब आप इख्तिदार में आ जाते हैं और हल्फ उठाते हैं कि मैं सिद्क़ के दिल से अवाम की खिदमत करूंगा, क्योंकि ख्वाब आपका होता ही नहीं तो आपको पता ही नहीं आपने देखा क्या और अमल क्या करना है। ख्वाब भी अपने अपने नेचुरल और क्या कहना ओरिजिनल हमें क्रिएट कर लेने चाहिए। अब नहीं जी, आप सही कह रहे हैं। आपको ज़मीनी हक़ाइक़ को देख कर जो है अपना मंशूर देना चाहिए सियासी जमात को। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, वो बात करें जिस पर आप अमल कर सकें, और ये तमाम सियासी जमातों के ऊपर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये बात पसंद है नहीं पसंद, आपके तमाम पैनलिस्ट मेरे समेत यही गिला कर रहे हैं कि जी हमें अच्छी लीडरशिप नहीं मिल रही। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? क्या जमहूरियत को एक साइड पर कर दें? क्या टेक्नोक्रेटिक सेटअप इस टाइम मौजूद है इसी को एक्सटेंड कर दें? तो ये भी जो आईने पाकिस्तान है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। तो अब बात यह है कि अगर ऑलरेडी इलेक्शन डिले हो चुके हैं तो आप इलेक्शन से तो फरार जो है इख्तियार नहीं कर सकते। अब आपने इन्हीं जो लोग हैं इन्हीं में से आपने इंतखाब करना है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इवॉल्व होंगी, और इवॉल्व होने से ही जो है वो चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। राना साहब की एक बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। राना साहब, मैं वाकई एक सादा आदमी हूँ
और आप जैसे जो पढ़े लिखे आदमी की शागिर्दी भी मुझे चाहिए होगी। लेकिन मैं कुछ एक छोटी सी चीज़ आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारी अदालतों ने हमेशा नई तारीख रकम की है। हमारी अदालतों ने 63A की तशरीह करके आइन को रीराइट किया, और रीराइट करने के बाद पंजाब हुकूमत उसकी वजह से फारग हो गई। ये सूबे के अंदर जिसमें शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे। हमारी अदालतों ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल कर एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। हमारी अदालतों ने 25 मई का जो मामला जब आया, जिसके खिलाफ वफाक की एक फेडरेशन की एक एप्लीकेशन थी कंटेम्प्ट की, उसकी 2 समातें करके उसको दाखिल दफ्तर कर दिया। उसकी दोबारा फिर वो हमारे जो जुडिशल मार्शल जिन चीफ जस्टिस साहब ने लगाया हुआ था, उन्होंने दोबारा उस केस को दोबारा टेकअप नहीं किया। हमारी अदालतों ने हमेशा नई नई तारीख रकम की है। तो अगर बायोमेट्रिक के हवाले से आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए वहां चले गए थे, तो उससे पहले उनको हिफाजती जमानत मंजूर हो चुकी थी। बायोमेट्रिक करने के लिए अमला यकीनी तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट गया और पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो चेयरमैन तहरीके इंसाफ का इंतजार करते रहे कि वो कब आएंगे और आकर जो है वो अदालत के सामने खुद को पेश करेंगे। हमारी अदालतों ने यह भी देखा कि फाइल जो है जो नैब कोर्ट की फाइल थी, सॉरी माफ कीजिएगा, तोशाखाना वाली जो फाइल थी, वो जज साहब ने बाहर भिजवाई और उनकी हाजिरी गाड़ी में लगवाई। तो हमारी अदालतों ने बहुत कुछ किया है। ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं है। तो लाडला तो मैं कहूंगा जी, इमरान खान साहब से बड़ा लाडला कौन है? यानी कौन सा ऐसा कादी है बशमूल जुल्फकार अली भुट्टो के, बेनजीर भुट्टो के, नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज साहिबा के, कि जिनको जेल के अंदर एक्सरसाइज की साइकिल मिली हो? यानी नवाज शरीफ साहब के तो हालात ये थे कि उनके पास तकिया नहीं था। शहबाज शरीफ साहब के लिए उनके घर से बेड गया था, और नवाज शरीफ साहब के लिए तो सामने कोठी किराए पे ली गई थी जहां से खाना पक के आता था। ये छोड़ दें, आप अदालतों की जहां बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हिस्ट्री में ये पहली दफा देखा गया कि अदालत ने कहा कि मेरी जमानत से बंदा बाहर नहीं आ रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें। चलें, आपकी बात हो गई राणा साहब, तो हसन साहब प्लीज क्विकली आप कर लें ताकि बात कर लें, मैं खामोश हो जाता हूं। हाँ बोलें बोलें हसन भाई। नहीं राणा साहब बात कंप्लीट कर। मैंने आपकी बात का एक सुना नहीं था, मैंने कहा आपकी बात को बढ़ाया मैंने। हो गई हसन भाई बोलें। नहीं, मैं सुन नहीं सका माजरत के साथ। अच्छा चलें, मेरी बात को बढ़ाया आपने राणा साहब, चलें, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहां यानी ठीक है, अगर हम इस तरह की बातें शुरू कर दें तो बहुत सी चीजें हैं जो कि आप जो है चेरी पिकिंग कर सकते हैं। आप इस चीज को पिक करके दूसरी को पिक करके आप बता सकते हैं कि इसको ये सहूलत मिली, इसको ये सहूलत मिली। हम तो इस वक्त बात कर रहे हैं कि अवाम की फलाह किस तरीके से हो सकती है, अवाम की बेहतरी किस तरीके से हो सकती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा बिला रुकावट और अवाम को अपने नुमाइंदों के इंतखाब का मौका मिलेगा, तो फिर जो ओपोजिशन है वो ओपोजिशन भी ऑलवेज गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, तो उसने जो शैडो मिनिस्टर्स होते हैं दुनिया में, वो इनके ऊपर तनकीद करे और अवाम को इनकी ट्रू पिक्चर बताएं कि यहां पर ये लोग गलत हैं। तो इस तरीके से चीजें जमहूरियत को यानी कि चलने दें और बिला रुकावट चलने दें, ये बड़ा जरूरी मरहला है। और इसमें पहली बार आपने ये भी रजिस्टर किया कि एक आईनी तरीके से वज़ीर आज़म किया, जो कि एक अच्छी बात है, आईनी तरीके से होना चाहिए। लेकिन अमीर अब्बास साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ लेके आता हूँ। हसन अयूब साहब ने जो मिसालें दी हैं कि 63(1)F की तशरीह हो गई, इसके अलावा ब्लैक लॉ डिक्शनरी थी, दीगर मामलात थे। अब मसला ये है कि ये जो ख्वाब थे ये तो शर्मिंदा ताबीर हो गए। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ओरिजिनल्स के साथ हमें आना पड़ेगा, और सियासी अशराफिया को जो जिसने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, उसे अपने ख्वाब आवाम को बेचने होंगे, ना कि पराए ख्वाब लाकर उन्हें बेचे सवारे, उसकी आबियारी करे जो उसके अपने नहीं होते, फिर उस पर अमल भी नहीं होता। ओरिजिनल्स पे आ जाएं जरा, नुक्ता ये, आप कहीं और ना चले जाइएगा। उबैद, एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। हाँ, और वो लीथल कॉम्बिनेशन बाय डिजाइन इस मुल्क में कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसमें सियासतदान भी शामिल हैं और उसमें गैर सियासी कुव्वतें भी शामिल हैं। वो लीथल कॉम्बिनेशन ये है कि एक तो कौम को जाहिल चट्टा अनपढ़ रखे और दूसरा कौम को भूखा नंगा रखे। ये गुर्बत और जहालत लीथल कॉम्बिनेशन है कि जिसके जरिए से आपने जिसको जैसा उल्लू का पट्ठा बनाना है बनाए, किसी को गधा बनाना है बनाए, किसी को कोई मामू बनाना है बनाए, और किसी का कोई और सत्यानाश करना है वो करे। तो बाय डिजाइन इस कौम को जाहिल भी रखा गया और इस कौम को भूखा नंगा भी रखा गया। अब आपने जो भी मंशूर की दुकान खोलनी है, जो भी मंजन आपने बेचना है, आप हर 5 साल के बाद 3 साल के बाद इलेक्शन के ड्रिल में बेचें, लोग बाय करेंगे।
आप पाकिस्तान यहाँ बैठ के आपके स्टूडियोज में और यहाँ स्काइप के ऊपर या डीएसएनएस पे बैठ के हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान कैसा है। जरा आप लोगों के अंदर जाएं तो सही। आप पाकिस्तान की रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो जाएं, देखें तो सही कि लोग किस तरह से एंटेंगल हो चुके हुए हैं रोजमर्रा के मसाइल में। कहीं आपने फिरका वारियत की बुनियाद पर इस मुल्क को तकसीम किया, आपने लिसानियत की बुनियाद पर इस मुल्क को तकसीम किया, कहीं आपने किसी और असबियत की बुनियाद पर सुबायत के नाम पर आपने तकसीम किया, कहीं आपने माशरे को मुआशी तबकात की बुनियाद पर तकसीम किया, कहीं आपने मरात की बुनियाद पर तकसीम किया। तो ये जो तकसीम शुदा मुआशरा है, इस तकसीम शुदा मुआशरे ये सूट करता है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को। इनको ये मुआशरा सूट नहीं करता जिस मुआशरे के अंदर तफावुत खत्म हो जाए, जिस मुआशरे में असबियत खत्म हो जाए, जिस मुआशरे में एक मुआशरा जो आपका आर्टिकल 25 कहता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें हर शहरी हर सहूलत और मराद के हवाले से बराबर हक रखता हो। तो जब ये मुआशरा इस तरह से नहीं होगा तो फिर जिस मंशूर की आप बात कर रहे हैं, आप कुछ भी मेरे पास लेकर आ जाएं, मेरी तो औकात ही नहीं है ना कि आपके सामने खड़ा हो सकूं। मेरी तो हैसियत ही नहीं है, मैं क्या पिद्दी का शोरबा। तो जो निजाम कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, जब तक इस निजाम को आप डीकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे और फिर आप इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप 500 इलेक्शंस भी और करवा लें और ये जो इसमें से वही नतीजा निकलेगा बार बार जो नतीजा आपको निकलता पहली बार निकला है यकीनी तौर पे, क्योंकि निजाम कंस्ट्रक्ट इस तरह से हो चुका हुआ है ना। ये मुमकिन नहीं है कि आप इस निजाम क्योंकि इससे पहले कि वक्त खत्म हो, मैं चाह रहा हूं मैं जरा एक एक मरतबा आप लोगों का टेक और ले लूं। राना साहब, आपकी तरफ आते हुए जो निजाम की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक बुनियादी हमारा मसला है ना। अब इस कंस्ट्रक्शन, यानी मेरे घर में एक मसला है तो मैं खुद बैठूंगा, अपने घर वाले दीगर जो चार दीवारी के लोग हैं उनको बिठा के उस मसले को हल करूंगा, बजाय इसके कि मैं बराबर में जाके पड़ोसी को बुला के लाऊं, आजा भाई मेरा मसला हल कर दे। तो हमारे सियासतदानों में इतनी एबिलिटी भी नहीं है, इतनी कुव्वत और सलाहियत भी नहीं है कि वो अपने उस तकद्दुस को, मुकन्नना के तकद्दुस को पामाल होने से बचाते हुए साथ बैठें, तय करें, आपस में लड़ेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, ना बराबर वाले के पास ना वो दूर वाले के पास। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत को जितना नुकसान इन सियासतदानों ने पहुँचाया, किसी ने नहीं पहुँचाया। काले कोट पहन के वज़ीर आज़मों के ख़िलाफ़ यही लोग पेश होते रहे। उसामा बिन लादन वगैरह से पैसे पकड़ के इन तहरीक अदम एतमाद यही लोग लेके आते रहे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट को ख़त यही लोग लिखते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासतदान, मेरी नज़र में मैं गलत हूँ, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, इनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि ये पाकिस्तान के मसाइल का हल कर सकें, क्योंकि इन्हें सिर्फ़ अपने मुफादात और अपने जो बच्चे हैं और उनके मुस्तकबिल जो है ना वो अजीज़ हैं। पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल अजीज़ नहीं है, ये सियासतदान भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई नाकाम सियासतदान है जिन्होंने तबाही के दाने पे खड़ा किया। हमें एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है, वक्त आएगा इंशाल्लाह वो भी मिलेगी नई लीडरशिप। और ये नई लीडरशिप कितनी ऑर्गेनिक होनी चाहिए सना मिर्ज़ा साहिबा, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ हम ओरिजिनल ख्वाब की बात कर रहे हैं वहाँ ऑर्गेनिक लीडरशिप भी बड़ी ज़रूरी है। नहीं सना साहिबा, कहीं आपने माइक तो म्यूट नहीं कर दिया? आपका माइक गालिबन म्यूट है, फ्लोर आपके पास है, माइक अनम्यूट करके प्लीज बोलें। सना साहिबा, अगर आप बोलना चाह रही हैं तो प्लीज बोलें, नहीं तो फिर मैं हसन भाई से टेक लेता हूं आप तक, जब तक टेक्निकल इशू को रिजॉल्व कर लें। प्लीज, आप सुन पा रही हैं? नहीं। हसन साहब, यही सवाल, यानी जहां हम ओरिजिनल ख्वाबों की बात कर रहे हैं वहीं ऑर्गेनिक लीडरशिप कितनी ज़रूरी है। यानी आपको पता चले, आप किसी को देखें, आप बोले हाँ ये लीडर है, ये ना हो कोई मैं आपको बताऊं कि हसन भाई देखें ये भी एक लीडर है। इन दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है। जी, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, लीडरशिप का फुकदान तो इस मुल्क में है, और यानी मैं तो मतलब किसी को भी एक आप कह देंगे ये वाकई हकीकी लीडर है तो आप नहीं कह सकते। हर लीडरशिप कहाँ से निकलती है? लीडरशिप निकलती है आपकी जो है वो लोकल गवर्नमेंट से, ग्रास रूट से, और वो फिर लोग जो है या यूनिवर्सिटीज के अंदर से जो है वो पहले जो है जो स्टूडेंट लीडर्स थे वहां से ऊपर आते थे। तो अभी तो हमारे यहाँ जो लोकल बॉडीज है हमने तो उसको मजबूत किया ही नहीं है, और जो भी होता है यानी सूबों ने इख्तियार तो ले लिया एनएफसी के तहत भी, और वो कहते हैं जी कि सूबों को बाख्तियार कराएं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो बाख्तियार होने चाहिए, लेकिन सूबों ने अपने इख्तियारात आगे अजला को नहीं दिए।
तो जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो मजबूत नहीं होगी, या जिस तरह आप जाएं दुनिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, वहां पर, या इवन के यूएई में और सऊदी अरब में भी, वहां पर भी बल्दिया बड़ी ताकतवर होती है। तो हमने अपनी कौंसिल को मजबूत करना है, और कौंसिल को से जेन्युइन लीडरशिप जो है वो ऊपर आ सकती है, क्योंकि जो रियली ग्रास रूट से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखिए, पार्टी का नजराती वोट भी होता है, यानी आप जब इलेक्शन लड़ते हैं तो, लेकिन ग्रास रूट का जो लीडर होता है वो बड़ा ताकतवर होता है, वो आवाम के साथ उसका एक कनेक्शन होता है, वो मरने जीने पर भी जाता है, उनके मसाइल को भी समझता है। वक्त खत्म हो जाए, मैं जरा चाह रहा हूँ अमीर अब्बास साहब का भी इस पर टेक ले लूँ। अमीर भाई, आई रिक्वेस्ट कि अगर थोड़ा इसको आप शॉर्ट एंड कंपोज रखें तो मेरे लिए जरा आसानी हो जाएगी। अब बल्दियात और स्टूडेंट यूनियन की बात है, सबसे ज्यादा इस ढांचे से भागते हमारे सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं। कहां से शुरू करें? फिर हम स्क्वायर वन पे खड़े। देखिए, मैं तो इत्तेफाक से इसे, ये जो आपने मौजूद छेड़ा है, मैं तो ये अभी एक बड़ी शानदार अभी एक किताब आई है, इसी पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को किस तरह बर्बाद किया गया, ये किताब ही भी पढ़ रहा था। ये बड़ी तकलीफदेह कहानी है। इसको बर्बाद करने में सबसे बड़ा किरदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, सबसे बड़ा किरदार। और बिलावल, जहां से आपने टॉपिक छेड़ा था, बात फिर वहीं पर आ गई है। सर, खान साहब ने पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए थे। भाई, वो तो एक दफा आया ना, कमबख्त लेकिन उन्होंने पंजाब को तो उस्मान बुज़दार दे के सारे मसलों हल कर दिया। एक दफा आया ना, फौरन ही, सही कह रहे हैं, मसला ये है ना कि फौरन ही कहीं ना कहीं जाके ना बात चुप जाती है, जाके बात ही नहीं, मतलब वो तो एक दफा आया 3.25 साल के लिए, जो 50 साल से बैठे हुए उन्होंने कितने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवा दिए, जो 15 साल से सिंध में बैठे हुए उन्होंने कितने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवा दिए। तो एक तो मामला, इसको साइड पे कर दे लोकल गवर्नमेंट। असल बात ये है उबैद साहब, इस मुल्क के, अब चूंकि आप कह रहे हैं कि जी हल क्या है, मसाइल फलाना ढमकाना, असल मैं तो अपने कबीले की बात करूंगा, अपनी जात की बात करूंगा। मैं सियासतदानों पे तो फिर उंगली उठाओ ना, मेरा पहले अपना किरदार दागदार ना हो। तो जब तक हमारा कबीला, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा ठेकेदार और मामा बना है, हम लोगों को ड्राइव कर रहे हैं कि आप ये करें वो करें, आप और मैं बैठ के क्या कर रहे हैं इस वक्त? हम लोगों को इस वक्त बता रहे हैं ना कि आपको ये करना चाहिए और आपको ये नहीं करना चाहिए, और फलां गलत और फलां सही है। हम में से कितने लोग ऑब्जेक्टिव बात करते हैं? नहीं। हम में से कितने लोग दलालियां करते हैं सियासतदानों की और सियासी जमातों की? हम में से कितने लोग हैं जो जाके एस्टैब्लिशमेंट की दलालियां करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो जाके, जो लाइकनेस और डिसलाइकनेस से आगे बढ़ के सियासी जमातों के भोंपू बन जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली अमीर अब्बास साहब, अब जरा वक्त की किल्लत है। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दूं, इसार राना साहब, सना मिर्जा साहब, हसन अयूब साहब और अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाबों की बात हुई और इससे बेहतर इसको सम अप नहीं किया जा सकता कि फॉल्स होप इज वर्स देन नो होप।